Hello everyone. In this video, we're gonna talk about hypersensitivity, starting with introduction. So hypersensitivity is nothing but overactivation of immune response. Means जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसका जब हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है, उस कंडीशन को हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। जब इम्यून रिस्पॉन्स हमने पढ़ा था, तो उधर हमने देखा था कि बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स क्या कर रहा था, एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा था कि कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आएगा तो उसको डिटेक्ट करना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना, ठीक, और उस पर्टिकुलर एंटीजन को डैमेज करना या न्यूट्रलाइज करना। लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इम्यून रिस्पॉन्स तो होगा, बट वो इम्यून रिस्पॉन्स इतना हाइपर वे में होगा या फिर आप कह सकते हो एक्सर्टेड वे में होगा कि वो पेशेंट की बॉडी में कुछ अनडिजायरेबल रिएक्शन शो करेगा या फिर हार्मफुल रिएक्शन शो करेगा, जिसकी वजह से या तो टिश्यू डैमेज हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है, या फिर पेशेंट की डेथ जैसी कंडीशन भी जनरेट हो सकती है। ओके, हाइपर सेंसिटिविटी रिफर्स टू द अनडिजायरेबल रिएक्शन, जैसा हम लोग डिस्कस किए हैं, प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम। ये हमारे नॉर्मल इम्यून सिस्टम द्वारा ही प्रोड्यूस होगा, बट एक जो स्पेसिफिक या फिर लिमिटेड जो रिएक्शन होता है वो ना होके एक्सर्टेड रिएक्शन होने लगे या बहुत हाइपर एक्टिवनेस की तरह हमारा इम्यून सिस्टम काम करने लगे, उस कंडीशन में हाइपर सेंसिटिविटी होती है। जिसमें क्या इंक्लूड हो सकता है, कोई भी एलर्जन यानी कोई भी एंटीजन जो बॉडी के अंदर आएगा, या फिर ऑटो इम्यूनिटी। एलर्जन से तो आप लोग सब वाकिफ हो गए, एंटीजन से, क्योंकि जो हमारी सीरीज चल रही है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की, उसमें हमने बहुत बार देखा है कि एंटीजन क्या होता है। अब ये नया टर्म है आपके लिए, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में जो होती है नॉर्मल हेल्दी सेल्स होती है, लेकिन समटाइम्स हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से जो इम्यून सिस्टम है हमारी नॉर्मल हेल्दी सेल्स को भी किल करना, डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं कर पाती है, बेसिकली परसीव नहीं कर पाती कि ये हमारी बॉडी की हेल्दी सेल्स है। वो नॉन सेल्फ और सेल्फ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यानी यहाँ पे जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही कि हमारी बॉडी की कौन सी सेल्स हेल्दी है, कौन सा एंटीजन है, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल हेल्दी सेल्स को भी वो डैमेज करना स्टार्ट कर दे रही है। और आपको पता है सेल डैमेज स्टार्ट होगा तो ऑर्गन डैमेज होने लगेगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी पेशेंट की। सो ये बहुत सीवियर कंडीशन भी जनरेट कर सकता है हाइपर सेंसिटिविटी को। ओके, इम्यून रिस्पॉन्स जनरली इज अ प्रोटेक्टिव प्रोसेस। हालांकि सबको पता है कि ये प्रोटेक्टिव प्रोसेस होता है, लेकिन कभी कभी ये इंजूरियस हो सकता है होस्ट के लिए। इंजूरियस इसलिए हो सकता है अगर ये हाइपर एक्टिव हो जाए। ये इम्यून सिस्टम नॉर्मल है तो प्रोटेक्टिव प्रोसेस की तरह है, लेकिन अगर हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो इंजूरियस हो सकता है होस्ट बॉडी में। हाइपर सेंसिटिविटी रिफर्स टू एन अ कंडीशन इन विच द इम्यून रिस्पॉन्स रिजल्ट इन अ एक्सेसिव रिएक्शन। ये कंडीशन होती है जिसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो एक्सेसिव रिएक्शन शो करता है, जो कि क्या हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है, कोई डिजीज हो सकता है जिसमें हीमोलाइसिस जैसी कंडीशन जनरेट हो सकती है, या फिर पेशेंट की या जो होस्ट बॉडी है उसकी डेथ भी हो सकती है इस कंडीशन से। ओके, नेक्स्ट वर्ड, ओके, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में बेसिकली हमारा 4 तरह का मेजर क्लासिफिकेशन है, एनाफाइलैक्टिक, साइटोटॉक्सिक, इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड सेल मीडिएटेड। तो इस वीडियो में हम 2 तरह का टाइप 1 और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक थ्योरी समझ लेते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता कैसे। इम्यून रिस्पॉन्स में आपने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि कोई एलर्जिन बॉडी के अंदर आ रहा है तो एंड में क्या हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स हो रहा है। जो हमारी बी सेल्स है वो एक्टिवेट हो रही थी, जिसकी वजह से मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स बन रही थी, और ये प्लाज्मा सेल्स बेसिकली एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर रहा था। अब ये जो एंटीबॉडी फॉर्म हो चुकी है वो कहाँ जाएगी, प्लाज्मा सॉरी मास्ट सेल पे बाइंड हो जाएगी। मास्ट सेल भी हमारा इम्यून सिस्टम का एक सेल है या एक पार्ट आप कह सकते हो, और इसके अंदर बहुत सारे केमिकल मीडिएटर फिल होते हैं। जैसे ही ये एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, इस पर बाइंड होगी, तो इसका डी ग्रैनुलेशन हो जाएगा, यानी ये मास्ट सेल जिसमें बहुत सारी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, केमिकल मीडिएटर्स प्रेजेंट है, ये रप्चर होकर डी ग्रैनुलेट हो जाएगी, और इसमें के जो केमिकल मीडिएटर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल मीडिएटर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन या मैनिफेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम इमीडिएट
हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। इस कंडीशन में IgE जो हमारी एंटीबॉडी है वो मेन रोल प्ले करता है। और ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, वो 2 फेज में वर्क करती है, प्रोसेस होती है। सबसे पहला है सेंसिटाइजेशन फेज, देन आफ्टर इफेक्टर फेज। सेंसिटाइजेशन फेज जो होगा, फर्स्ट फेज होगा, जो बेसिकली कब अगर होता है, जब फर्स्ट टाइम कोई इन्फेक्शन हो रहा है या एलर्जन कोई बॉडी के अंदर आ रहा है या एंटीजन कोई बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब बॉडी के अंदर एंटीजन या एलर्जन आएगा, तो उस कंडीशन में सेंसिटाइजेशन फेज हमारा एक्टिव हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो एंटीजन सबसे पहले बॉडी के अंदर आएगा, और बॉडी के अंदर जैसे एंटीजन आएगा, हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगी। अगर किसी को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होती नहीं मालूम है, तो मेरा इम्यून रिस्पॉन्स वाला वीडियो विजिट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिव हो जाएंगी, हमारी टी सेल्स भी एक्टिव हो जाएंगी, टी हेल्पर सेल्स बेसिकली एक्टिव होंगी, और वो एंटीजन को डिटेक्ट करने का काम करेंगे। जो टी हेल्पर सेल्स में CD4 सेल्स होती हैं, बेसिकली वो जो मेन रोल प्ले करती है एंटीजन को डिटेक्ट करने का। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही एंटीजन डिटेक्ट हो जाएगा, ये टी हेल्पर सेल कन्वर्ट हो जाएंगी, या आप कह सकते हो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी टी हेल्पर सेल 2 में, और ये टी हेल्पर सेल 2 जो होगी रिस्पॉन्सिबल होगी प्रोडक्शन ऑफ इंटरलिपिन 4, 5, 6 एंड 13। इसमें जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है टाइप 1 में, वो होता है एसिनोफिलिया। एसिनोफिलिया क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजरली प्रोडक्शन हो रहा है या एक्टिवेशन हो रहा है एसिनोफिल्स का। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ द बी सेल डिफरेंशिएट इनटू IgG सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल। जो बी सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, जब इम्यून रिस्पांस पड़ा था तो हमने देखा था इम्यून रिस्पांस प्लाज्मा से ही क्या करवा रहा था, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करवा रही थी। तो ये बी सेल्स आगे चल के डिफरेंशिएट हो जाएंगे और IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाएंगे प्लाज्मा सेल से, और मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन करवाएंगे। ओके, यहाँ पे सेंसिटाइजेशन हो गया क्योंकि यहाँ पे मेमोरी सेल्स बन चुका है, यानी सेंसिटाइजेशन हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, एंटीजन जो होगा, जो भी हमारी एंटीबॉडी होगी, वो जाके कहाँ बाइंड होगी, मास्ट सेल पे बाइंड होगी, और मास्ट सेल क्या हुआ, डीग्रैनुलेट होगा, और वहां से ग्रैन्यूल्स निकलेंगे, केमिकल मीडिएटर्स निकलेंगे, और आगे चल के इंफ्लेमेटरी रिएक्शन शो करेंगे। अब आता है हमारा इफेक्टर फेज। इफेक्टर फेज में ये अगर कोई एंटीजन जब सेकेंड टाइम बॉडी के सेम एंटीजन सेकेंड टाइम बॉडी में अगर एंटर करती है, उस समय जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है या जो रिएक्शंस होते हैं, उसको हम बोलेंगे इफेक्टर फेज। वो इफेक्टर फेज में बेसिकली होगा। तो सेम एंटीजन अगर बॉडी के अंदर आएगा, तो वहां पे हमारी मेमोरी सेल्स पहले से डिटेक्ट हो चुकी हैं, तो यहाँ पे मास्ट सेल डायरेक्टली इनकाउंटर बाय द IgE टू एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन। मतलब जो हमारी ये मास्ट सेल है जो पहले ही सेंसिटाइज हो चुकी है एंटीजन से, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली इनकाउंटर कर देंगे, पहले से ही बनी हुई है ना, तो डायरेक्टली जो हमारे एंटीजन आ रहा है बॉडी के अंदर उसको इनकाउंटर करेंगे, और इनकाउंटर करने के बाद क्या करेंगे, क्रॉस लिंकिंग का इनिशिएशन करेंगे। मतलब जो एंटीजन है उस पे हमारा जो एंटीबॉडीज है वो बाइंड होने लगेंगे, और बाइंड होने के साथ जब एंटीजन के साथ बाइंड होंगे, यानी जो हमारा जो फैट पोर्शन है एंटीबॉडी का, जब वहां पे एंटीजन बाइंड होगा, और उसके बाद जो हमारा FC रीजन है वो जब हमारा मास्ट सेल पे बाइंड होगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग इनिशिएशन। ठीक, क्रॉस लिंकिंग का इनिशिएशन जैसे ही हो जाएगा, फिर डीग्रैनुलेशन होने लगेगा। डीग्रैनुलेशन के बाद क्या होगा, हिस्टामिन और साइटोकाइनेस जो हमारे केमिकल मीडिएटर्स है उनका प्रोडक्शन होने लगेगा या सिक्रेशन होने लगेगा, और उसके बाद जो भी पॉसिबल मैनिफेस्टेशन है वो आपको शो होंगे। क्या मैनिफेस्टेशन शो होंगे, ईचिंग हो सकता है, स्किन इरिथमा हो सकता है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली स्पाज्म की वजह से या कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये सारे मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टाइप 2 एंटीबॉडी। टाइप 2 एंटीबॉडी का अगर मैकेनिज्म की हम बात करें, टाइप 2 एंटीबॉडी को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं। तो बेसिकली टाइप 2 में दो तरह से हमारा रिएक्शन होगा, एक तो होगा कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट, एक होगा एंटीबॉडी डिपेंडेंट। कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट, कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट है जो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड, फर्दर इसका 3 मेन क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहला है हमारा कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोलाइसिस, नेक्स्ट है ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस, देन आफ्टर कॉम्प्लीमेंट एंड रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लामेशन।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सेल किस हो रही है, लाइसिस हो रही है, डैमेजिंग हो रही है, सेल यहाँ पे किल हो रहा है। बेसिकली सेल यहाँ पे डैमेज कैसे होगा, सेल यहाँ डैमेज होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की हेल्प से। अब यहाँ पे सब जगह एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा वो मेम्ब्रेन पे होगा, और ये मेम्ब्रेन पे जब होगा तो वो सेल की लाइसिस करेगा, जिसकी वजह से सेल डैमेज हो जाएगा। यहाँ पे जो एंटीबॉडी यूज होगी या फिर इनिशिएट होगी वो आईजीएम एंटीबॉडी होगा, मतलब आईजीएम एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को यहाँ पे आकर करवाएगी। नेक्स्ट है ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस। बेसिकली ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, ऑप्सिन एक प्रोटीन होता है, और ये कहाँ पे जाके टारगेट सेल जो होती है वहां पे जाके वो बाइंड हो जाता है। जैसे ही टारगेट सेल पे ये ऑप्सिन जाके बाइंड होगा या ऑप्सनाइजेशन प्रोसेस होगी, वैसे ही जो फेगोसाइटिक सेल्स होंगी वो रिकॉग्नाइज कर ली जाएंगी माइक्रोफेजेस द्वारा, और वो माइक्रोफेजेस क्या करेंगी, जाके वहां पे उस जो भी टारगेट सेल है उसको किल करने का काम करेंगे। यहाँ फेगोसाइटोसिस की हेल्प से यहाँ पे सेल का डैमेजिंग हो रहा है। यहाँ पे जो आईजीजी एंटीबॉडी होगी उसका यूज होके यहाँ पे ऑप्सनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट एंड रिसेप्टर मीडिएटेड इंफ्लेमेशन। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे आपको एंड में इंफ्लेमेशन देखने को मिलेगा, किसकी वजह से, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट की वजह से देखने को मिलेगा। आईजीजी एंटीबॉडी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, जो केमिकल ये हमारे मीडिएटर्स हैं उस ये केमिकल मीडिएटर्स प्रोड्यूस होंगे, और जो कि ये केमिकल मीडिएटर्स जब प्रोड्यूस होंगे तो वो रिक्रूट करेंगे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट को, और न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट बाद में इंफ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबको पता है। बाद में ये क्या शो करेंगे, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करेंगे, और यहाँ पे आईजीजी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी। अभी तक हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट के बारे में, हमने जितने 3 टाइप थे उसको हमने पढ़ा था। अब पढ़ने वाले हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट के टाइप्स। एंटीबॉडी डिपेंडेंट में 2 तरह का टाइप्स हैं, बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी क्या होता है, जो हमारा फैब रीजन होता है आईजीजी हमारी एंटीबॉडी का या फिर किसी भी एंटीबॉडी का, वो बाइंड होगा सरफेस एंटीजन के साथ या फिर जो टारगेट सेल है उसके सरफेस के साथ बाइंड होगा। और जो एफसी रीजन होता है किसी भी एंटीबॉडी का, वो बाइंड होगा जो हमारी नेचुरल किलिंग सेल्स है उसके एफसी रिसेप्टर से बाइंड होगा। और जब नेचुरल किलिंग सेल्स बाइंड होंगी तो वो नेचुरली क्या करेंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे टारगेट सेल को। ये जो प्रोसेस होती है बेसिकली कब होती है, जब कोई बहुत बड़े एलर्जेंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे ग्राफ रिजेक्शन हो गया, ऑटो इम्यून हो गया, ये सारी कंडीशन जब जनरेट होती है तो उस कंडीशन में हमारा एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी की कंडीशन जनरेट होती है। ये पाथवे तब फॉलो अप में होता है। नेक्स्ट क्या है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर डिस्फंक्शन। एंटीबॉडी डिपेंडेंट में क्या होगा, ऑटो एंटीबॉडी डिपॉजिट अगेंस्ट द टारगेट सेल्फ सरफेस। मतलब यहाँ पे जो हमारी बेसिकली अब ये किस कंडीशन में हो रहा है, ये होगा कि जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, बट हमारी बॉडी सेल्फ से ही क्या करी, ऑटो डिपोजिशन करने लग रही है किसी भी टारगेट सेल के सरफेस पे। अब ये टारगेट सेल नॉर्मल सेल्स भी हो सकती हैं, ठीक। तो नॉर्मल सेल्स की अगर सरफेस पे बाइंड होगी या फिर डिपॉजिट होने लगी तो उसकी वजह से क्या होगा, दैट कॉजिंग सेल इंजरी हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो सकता है, डिसरेगुलेशन हो सकता है सेल फंक्शन में। जो सेल का फंक्शन है उसका डिसरेगुलेशन, या तो हाइपर एक्टिव कर सकती है सेल्स को या फिर हाइपो एक्टिव कर सकती है, जिसकी वजह से या तो इनिबिशन होगा सेल फंक्शन का या तो स्टिमुलेशन हो जाएगा सेल फंक्शन का। तो ये ऑल ओवर हमारा था एंटीबॉडी डिपेंडिंग सेलुलर डिस्फंक्शन के बारे में। जो बाकी के फर्दर 2 टाइप्स हमारे रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे।